नमस्कार, स्वागत है आपका तेज सिविल सर्विसेज में। देखिए, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में जजों की संख्या में वृद्धि की गई। पहले 1+30 था, ये आप जानते होंगे। अब 30 की जगह 33 हो गया। और 1 तो एक चीफ जस्टिस तो परमानेंट रहेगा, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। यानी 3 से 33, 30 से 33 कर दी गई है, 3 की वृद्धि हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक। और हम इसे विस्तृत रूप से जानेंगे, इसे 2 पार्ट में देखेंगे ताकि पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन कर सके। आइए देखते हैं, संक्षिप्त इतिहास देखते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट समझते हैं। सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 एक्ट के तहत। कब की गई थी? तो 1774 में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 एक्ट के तहत। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो जो इलिजा इम्पे, दूसरे थे हाइड, एक थे लिमेस्टर और एक थे चैम्बर। तो ध्यान रखिएगा, मेन जो थे इलिजा इम्पे, दूसरे थे हाइड, तीसरे थे लिमेस्टर और फिर थे एक चैम्बर। आगे देखते हैं, मद्रास और बम्बई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1800 से 1823 के बीच की गई। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला देखते हैं, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1800 एक्ट के द्वारा तीनों जगह, जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में जो आपके सुप्रीम कोर्ट थे उनको ख़त्म कर दिया गया। इसकी सदर अदालत चलाई गई प्रेसिडेंसी टाउन में और 1935 अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये 1 लाइनर में भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। 1935 एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन जो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये कब अस्तित्व में आया? तो 28 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसका थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। इसे चैप्टर 6 में रखा गया है और पार्ट 5 में यानी भाग 5 में रखा गया है। अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं जजों की, क्या क्या जजों की योग्यता होती है। इसे 124(3) के तहत रखा गया है। पहला देखते हैं, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, उसे 5 साल तक का जज होना चाहिए, जज के पद पर होना चाहिए। हाई कोर्ट, एक या अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के पद पर होना चाहिए। तीसरा देखते हैं, उसे 10 साल तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा एक विधिवेत्ता होना चाहिए। ये योग्यताएं हैं। और उसका शपथ के बारे में समझते हैं। शपथ का प्रावधान 124(6) में दिया गया है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और शपथ दिलाता कौन है? तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई अदर व्यक्ति। देखिए, ओथ फॉर अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। तो राष्ट्रपति या तो दिलाएगा या राष्ट्रपति जी से नियुक्त करेगा इस कार्य के लिए, वो शपथ दिलाएगा। शपथ किस चीज़ की लेता है? पहले देखते हैं, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा देखते हैं, देश की प्रभुता और अखंडता को सुनिश्चित करूंगा। तीसरा देखते हैं, अपनी योग्यता से पद का निर्वहन करूंगा और पक्षपात तरीके से न्याय करूंगा। अर्थात किसी के पक्ष को ध्यान में रखकर न्याय नहीं करूंगा, पक्षपात तरीके से न्याय करूंगा। दूसरा, संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। ये इस शपथ का प्रारूप है उसकी। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, संगठन के बारे में बोला गया है, 124(1) के तहत रखा गया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, 31 से 34 या 1+30 होता है। 31 का मतलब 30 से 33 भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे। अब इनमें समय समय पर वृद्धि होती रही है, तो इसे विस्तार से समझेंगे। देखते हैं, 1950 में जिस समय बना, उस समय क्या था? 1+7 टोटल 8 थी। तो मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होंगे, वृद्धि तो केवल न्यायाधीशों की संख्या में होगी। 1956 में ये हो गया, 1956 में 7 से बढ़कर हो गई 10, यानी 1+10। 1956 में ये हुआ था। 60 में यही संख्या हो गई, 60 में यही संख्या हो गई 13। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 66 में ये संख्या, 60 में ये संख्या हो गई 13। 77 में ये संख्या हो गई आपकी 17।
और 86 में ये हो गई 25 और 2008 में हो गई 2008 में हो गई ये 30 और आपकी 2019 में इसे कितना कर दिया गया तो 33। ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन सब में एक एक मुख्य न्यायाधीश जुड़ा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। केवल न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, जैसे 7 से 10 हो गए, 10 से 13 हो गए, 13 से 17 हो गए, 17 से 25 हो गए, 25 से 30 हो गए और 30 से आपके 33 हो गए। एक एक मुख्य न्यायाधीश इनमें आप जोड़ दीजिएगा। मुख्य न्यायाधीशों की तो संख्या में वृद्धि हो नहीं सकती, केवल न्यायाधीशों की ही वृद्धि हो सकती है। सन ध्यान रखिएगा। 1950 में 7 थे, टोटल 8 थे, न्यायाधीश केवल 7 थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। और 1956 में 7 से बढ़कर 10 हो गए, 66 में 10 से बढ़कर 13 हो गए, 77 में ये 66 नहीं होगा, ये 60 होगा, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 60 में 13 हो गए, 77 में 17 हो गए और 1986 में ये 25 हो गए, 2008 में 30 हो गए और 2019 में 33 हो गए। सन सहित इनको याद रखिएगा क्योंकि इस बार आने की पूरी संभावना है। अगला देखते हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अर्थात सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब वह स्थान जहां सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, लेकिन क्या सुनवाई केवल दिल्ली में ही होगी? तो इसे ये गलत चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अदर जगह भी हो सकती है यदि सीजीआई ऐसा कर दे और प्रेसिडेंट की अनुमति से। देखिए लिखा भी रिकॉर्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सीजीआई ऐसा कर सकता है। ऐसा अब तक 2 बार हो चुका है, एक बार हैदराबाद में और एक बार श्रीनगर में। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजों की नियुक्ति के बारे में समझते हैं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सभी से परामर्श करके। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, हाई कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श करके जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है और जजेस को भी ऐसे ही नियुक्त करता है। आगे देखते हैं। देखिए वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो वरिष्ठता के आधार पर ही डिसाइड होता है और ये काम 1950 से 1973 तक निर्बाध रूप से चलता रहा, अर्थात कोई रुकावट नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी के समय इसमें समस्या तब आ गई जब 3 अन्य न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए A.N. राय को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अर्थात इनसे भी अधिक उम्र के थे लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया, A.N. राय को बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका आधार ये दिया गया कि 1956 की विधि आयोग की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मुख्य न्यायाधीश को योग्यता के आधार पर जो योग्य हो उसे ही बनाना चाहिए, इसका आधार ये बताया गया था। और 1977 में इसका एक बार फिर से उल्लंघन हुआ जब M.U. बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि इनसे भी सीनियर जज बैठे थे। तो इसमें संशोधन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 1993 में, जिसके तहत ये कहा गया कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात वरिष्ठ न्यायाधीश ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। ये कोर्ट के फैसला आया था 1993 में, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखते हैं टेन्योर, कार्यकाल देखते हैं जज का। कार्यकाल होता है 65 वर्ष, ध्यान रखेंगे 65 वर्ष। और लेकिन इसका कोई मिनिमम नहीं फिक्स होता। जैसे मान लीजिए कोई 60 साल में बन जाता है, कोई 61 साल में, कोई 62 साल में, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 60 साल में ही बनेगा, कोई किसी भी उम्र में बन सकता है, बस सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हो। लेकिन अब एक चीज़ को समझिए, सबसे ज़्यादा उम्र तक मुख्य न्यायाधीश, सबसे ज़्यादा उम्र तक न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति हैं Y.V. चंद्रचूड़, 7 साल, अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स। अच्छा इनका नाम आप बताइए। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। और सबसे कम थे आपके कमल नारायण सिंह, ध्यान रखिएगा कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक जो है न्यायाधीश पद पर रहे, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। आगे देखते हैं रिमूवल ऑफ जजेस, जजों को हटाया कैसे जाता है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, नियुक्ति से भी ज़्यादा जटिल है, 124(2) के तहत रखा गया है। इसके लिए क्या होता है, देखिए 2 आधार पर ये हटाया जा सकता है, या तो मिसबिहेवियर के आधार पर या फिर इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर मतलब व्यवहार, इनकैपेसिटी मतलब असमर्थता के आधार पर।
और 1968 एक्ट के अंदर ये व्यवस्था की गई है, इसी के तहत ये प्रक्रिया होती है। अब देखिए प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जिस सदन में लाया जाना है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, अगर लोकसभा में लाया जाना है तो 100 सदस्यों की जरूरत होगी हस्ताक्षर की, अगर राज्यसभा में लाया जाना है तो 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। लेकिन समर्थन के बावजूद भी यदि लोकसभा में अध्यक्ष इसे मना कर दे या राज्यसभा में सभापति अगर मना कर देते हैं तो फिर ये वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर स्वीकृति दे देते हैं तो इसके बाद एक जांच कमेटी बनती है 3 सदस्यीय, जिसमें एक आपका या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होंगे। पहला सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा, दूसरा हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा या फिर मुख्य न्यायाधीश होगा, और तीसरा हम ध्यान रखेंगे, तीसरा आपका कोई विधिवेत्ता होगा जो अच्छा खासा ज्ञान रखता होगा, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तीसरा कौन होगा? विधिवेत्ता। जब जांच पूरी हो जाती है तो ये रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे, जैसे लोकसभा में चल रहा तो लोकसभा में पेश करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के सामने, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और विशेष बहुमत, विशेष बहुमत हम किसे कहते हैं? उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य, ध्यान रखेंगे। विशेष बहुमत के आधार पर इसे पारित किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित होगा, तो हम ऐसे ध्यान रखेंगे। और पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, जिसके बाद तुरंत बाद मुख्य न्यायाधीश को अपना पद त्यागना होगा। अब देखते हैं, त्यागने के पश्चात अभी तक केवल रामास्वामी के खिलाफ ही महाभियोग चलाया गया था 1991 से 1993 तक, लेकिन हाल ही में जस्टिस दीपक मिश्रा के ऊपर भी महाभियोग चलाया गया, जो गिर गया था पार्लियामेंट में 2017 से 2018 के बीच। आगे देखते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ, इन्हें कहते हैं मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये किस आधार पे इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ध्यान रखेंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट। अब देखिए इन्हें किस आधार पे नियुक्त किया जाता है, या तो अनुपस्थित हो चीफ जस्टिस, मतलब पद खाली हो, या फिर अनुपस्थित हो कुछ समय के लिए, और या फिर अपने कर्तव्यों का पालन कर पाने में असमर्थ हो, ध्यान रखेंगे। और जब राष्ट्रपति नियुक्त करता है मुख्य न्यायाधीश को तो उसे किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये एड हॉक जज, इसे बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश, 127 के अंतर्गत इसे रखा गया है। जब गणपूर्ति की कमी होती है, लैक ऑफ कोरम, गणपूर्ति ना हो, इस तत्पश्चात तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है, हाई कोर्ट में नहीं की जाती। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि इसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करेगा। और क्वालिफाइड, ध्यान रखेंगे, कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही करेगा। अच्छा ये प्रावधान लिया कहाँ से गया? तो हम ध्यान रखेंगे फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं, रिटायर्ड जजेस का देखते हैं, रिटायर्ड जज का मामला देखते हैं, और इसे अनुच्छेद 128 के तहत रखा गया है। CJI रिक्वेस्ट करता है जो रिटायर्ड जज होते हैं कि संभाल लीजिए आके, मतलब जब पद खाली होगा उसकी जगह कि आप आ जाइए, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए, ये उसका फैसला होता है। अच्छा इससे, लेकिन CJI उससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जरूर लेगा। राष्ट्रपति की अनुमति लेके CJI रिटायर्ड जज से रिक्वेस्ट करेगा, और ये रिटायर्ड जज के ऊपर है वो काम करना चाहे या ना करना चाहे। आगे कुछ स्पेशल पॉइंट समझने की हम कोशिश करेंगे। और देखिए जजों की संख्या बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, इस बार का सबसे मेन चीज़ यही है, जजों की संख्या कितनी थी? 8 थी, 1 + 7, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और अब कितनी हो गई? 33, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, किस प्रकार का न्यायालय है, इसके अधिकारों के बारे में समझेंगे, उसको और विस्तृत रूप से देखना पड़ेगा। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें,
बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।